नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इतना सा रास्ता है, इतना सा, पर अगर इसके अनुसार आपने कार्रवाई की तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। ये वो चीज है कि आपका पूरा का पूरा केस ही खारिज कर देगी और इसके अंदर रिजल्ट कई सालों में नहीं आते हैं, कुछ दिनों में या एक आध महीना मान लीजिए। ढंग से इसकी इंप्लीमेंटेशन पर अगर फोकस किया जाए तो ये बेहतरीन तरीका होता है क्रिमिनल केसेस से जल्दी बाहर आने का। अब मजे की बात क्या है कि जो लोग झूठे 376 के केस या 377 के केस या जिनमें रेप लगता है, जिसमें छेड़खानी लगती है, ओरल सेक्स का केस लगता है, दहेज के झूठे मुकदमे होते हैं और भी कई तरह के ऐसे केसेस जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस होते हैं, तो इन सब में ये पैंतरा बहुत काम आता है। क्योंकि अच्छी चीज क्या होती है कि आपको इस तरीके से झूठे को झूठा साबित करना ज्यादा आसान हो जाता है। आप असल में पूरे पेड़ को काटते रहते हैं और उसमें जब इधर काट के हटते हैं तो पुराने वाले जिस हिस्से को काटा था वहां टहनियां और डालियां वापस बड़ी हो जाती हैं, फिर उसको काटने जाते हैं तो इधर से फिर बड़ी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जड़ से ही खत्म कर दो, जड़ को ही खा जाओ, पेड़ खड़ा कैसे रहेगा? फिर आपको पेड़ को काटने मारने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम पर्यावरण के सिलसिले में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके की आपको कहावत के तौर पे समझा रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं कि समस्या की जड़ को खत्म कर दीजिए। और आज हम जड़ पर वार करना सिखाएंगे। इसमें इतनी मजेदार चीज है कि 482 सीआरपीसी की आवश्यकता या तो पड़ती नहीं है, या फिर अगर आप इसको 482 सीआरपीसी के वक्त भी एक इनिशिएटिव लेकर चलते हैं इसका, तो ये रिजल्ट देगा ही देगा। क्या है, क्या फायदा देगा? यही आज इस वीडियो का कंटेंट है। यूनिक है, शायद बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है, पर हमने क्रिमिनल केसेस के हिसाब से इसको पूरी तरह से एक नए कलेवर में, नए रूप में आपके सामने लेकर आए और एक बेहतरीन सॉल्यूशन के रूप में होगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। और इसी में एक नई कड़ी अब हमने जोड़ दी है, जो कि पहले भी आपको सुविधा उपलब्ध थी, पर अब ये आपको एक अपग्रेडेड वर्जन में मिल रही है। बीच में हम लोगों ने इनको बंद कर दिया था। ये है हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स आपको स्ट्राइप्स में मिल रहे थे, पर मैं इसके बारे में भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था। बहुत R&D करके हमने इसको इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि जो लोग बहुत सीमित पूंजी के कारण हमें ज्वाइन तो करना चाहते हैं पर हाथ उनका तंग है, प्रैक्टिकली ये आपको काफी हद तक हमारे मेन कोर्सेज का एक निचोड़ देगा। यानी यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा उसके अंदर से तत्व निकाल के देगा जो आपको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन देगा, और इससे आप अपने झूठे केसेस को फेस करने में काफी हद तक मदद दे सकते हैं। इसमें पर्सनल असिस्टेंस नहीं होता है, पर बाकी सारी चीजें काफी हद तक बहुत मजबूती से आपको केस के नए आयाम खोल के दे देगा। मेन कोर्सेज अभी भी जारी हैं। अगर आप मेरे पर्सनल असिस्टेंस यानी कि मेरी टीम और मेरा पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं तो मेन कोर्सेज उसमें रहेंगे। रेगुलर उसमें आपको जूम मीटिंग से ट्रेनिंग्स देना, आपको इसके अंदर बाकायदा वर्कशॉप्स देना, हर हफ्ते ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं, नई नई अपडेट्स देना, नए नए सर्कुलर्स देना, ये हमारे मेन कोर्सेज का पार्ट रहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हमारा खुद का एक पूरा अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे कि आप अपने मेन कोर्सेज के थ्रू आप अपने केसेस में, झूठे केसेस में रिजल्ट ला सकें। और बेहतरीन रिजल्ट्स लोग लेकर आ रहे हैं। अब जल्दी ही हमारे काफ़ी जो जजमेंट्स आ चुके हैं, जो हमारे खुद के बंदों ने अपने केस खुद लड़कर अपने जजमेंट्स निकाले हैं, उस पर भी हम एक सीरीज लाने वाले हैं, जल्दी आपके सामने आएगा। ये एक अच्छी खबर है। पहले से काफ़ी लोगों ने निकाल रखे थे, पर हम लोग अब तक ये बात पहुंचा नहीं रहे थे, बात लंबी हो रही है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं जिसके लिए आप आए थे। देखिए, अगर आप किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं तो इसका एक सोल्यूशन है। क्या है ये सोल्यूशन? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि री इन्वेस्टिगेशन है, पर इसको समझ लीजिए। अक्सर लोग री इन्वेस्टिगेशन में बहुत गलत तरीके अपना लेते हैं। डायरेक्ट पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन के लिए कह देते हैं, या फिर आप कहीं किसी कोर्ट में जाकर री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देते हैं, और ये एक समस्या का कारण बन सकता है कम नॉलेज होना। क्योंकि सही तरीका क्या है वो इसी से पता लगेगा। देखिए, पहले तो समझ लीजिए री इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। री इन्वेस्टिगेशन हम 3 से 4 पॉइंट्स में तो यही समझेंगे कि री इन्वेस्टिगेशन बेसिकली किस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है भी या नहीं, सीआरपीसी क्या कहती है। तो पहली बात इसी पे आते हैं कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सीआरपीसी में कहीं भी इसका प्रोविजन नहीं है। अब सीआरपीसी में इसका प्रोविजन नहीं है तो फिर ये क्या है? तो फिर हम बात करते हैं कि ये एक तरीके से इन्वेंशन है जुडिशियल डिसीजंस का, जजमेंट्स का। कई ऐसे जुडिशियल डिसीजंस हुए जब कोर्ट को लगा कि पुलिस ने सेटिस्फैक्टरी कार्रवाई नहीं की, तो शुरुआत हुई थी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। जब पुलिस की कार्रवाई पे उन्हें संदेह हुआ या पार्टी ने शक पैदा करा कि देखिए साहब, यहां पर इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें, ये तथ्य हमारे नहीं जोड़े गए, हमने सारे सबूत देने की कोशिश की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में हमें इन्वॉल्व नहीं किया या हमारे सबूतों को इन्वॉल्व नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग मैरिट्स डिसाइड नहीं हो सकती कोर्ट की केस के अंदर। तो इस तरह के केसेस के अंदर जब ये चीजें निकल के आने लगी तो ये एक परंपरा डल गई। डिसीजंस इतने ज्यादा है कि परंपरा डल गई और इसको अब नकारा नहीं जा सकता। ये प्रोविजनली कहीं कानून का हिस्सा नहीं है, मगर परंपरा में ये कानून स्थापित हो चुका है। हाँ, मजे की बात यह है कि इसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब को पावर नहीं है इसके अंदर, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब इसके अंदर ऑर्डर नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? इसके अंदर जनरली ऑर्डर जो होते हैं, सबसे
जो डिफाइंड तरीका जो देखा जाता है वो ये है कि हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो होती है, उससे इसको प्लीज मत जोड़ लीजिएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है, वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इसी का अगला टॉपिक है। और किसके पास पावर है मजिस्ट्रेट साहब के अलावा? जो मजिस्ट्रेट साहब तो कर नहीं सकते ऑर्डर, तो फिर हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट के अलावा किसके पास पावर है, ये आगे वाले पॉइंट्स में बताएंगे। पहले 2 पॉइंट समझ लीजिए। डी नोवो यानी कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, डी नोवो से ही निकल के आया फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां पर कई लोग ये सोचते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता होगा कि चलते केस के अंदर बस जो पॉइंट्स लगे उसकी इन्वेस्टिगेशन, नहीं, पूरी जो आपकी पुलिस ने जांच करके चार्जशीट सौंपी है उसके बाद जो आप पे चार्जेस लगाए, अगर उसके अंदर उतनी फ्रेश तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तो वो मामला जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए उस पूरी जांच को खारिज कर दिया जाता है जो पहले पूर्व में चार्जशीट में बनकर लगी थी, और उसके बाद फिर से वापस जांच शुरू होती है। समझ गए? अब अगर आप इस वक्त इसके अंदर एक बात समझ लीजिएगा कि पुलिस को पावर नहीं है कि कहीं आप पुलिस के पास पहुंच जाएंगे मेरा री-इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। पुलिस के पास पावर नहीं है। अगर पुलिस इस बात पर आपसे कोई तरह की बात कर रही है, डिमांड कर रही है, तो गलत कर रही है। बिना कोर्ट के ऑर्डर के री-इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। फिर भी मैं अभी भी एक बात बाकी अपने पास रख के चल रहा हूं कि एक आदमी है जिसके पास ये पावर्स होती हैं, और ऐसा प्रैक्टिस में भी देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि हाईकोर्ट के अलावा इनडायरेक्टली समझिएगा, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली क्वैशिंग जैसी भी पावर होती है, यानी कि वो केस को खारिज भी कर सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है और तथ्यों का उसके अंदर बकायदा समावेश नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसके अंदर फाइंडिंग्स नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। ये है एसपी साहब। अगर किसी भी एसपी के अंडर ये केस है, जो थाना है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आप संतुष्ट नहीं है, जांच के किसी भी स्तर से लेकर और केस के किसी भी स्तर तक जाकर आप एसपी साहब के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। परंपराओं में ऐसा देखा गया है कि जब आप री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करा लेते हैं तो चलता हुआ केस वहीं रुक जाता है, वहां से री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लाकर आपको कोर्ट में दिखाने होते हैं कि हमारा री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। तो क्या ये कोर्ट ऑर्डर करती तब भी ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि आगे प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही संतुष्टिदायक नहीं है। तो एक तरीके से बिना क्वेश्चन के भी इसमें स्टे मिल जाता है। और मजे की बात दोस्तों पता है क्या है कि जो झूठे केसेस होते हैं उनमें बड़ा फायदा होता है। उनके अंदर क्या होता है कि आपने री-इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करवा लिया, चाहे एसपी साहब से कराया हो या हाई कोर्ट में जाके कराया हो। मजे की बात यह है कि आप इसके अंदर कई बार ऐसे रिजल्ट्स भी देखेंगे, ऐसे जजमेंट्स भी देखेंगे कि री-इन्वेस्टिगेशन में अनफेयर इन्वेस्टिगेशन निकलकर बाहर आ जाती है। और उसका पहलू ये निकल के आता है क्योंकि लोग अक्सर री-इन्वेस्टिगेशन में आयु भी चेंज करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि आयु तो फिर अपने पक्ष में ही करेगा जो गलती उसने कर रखी है। तो चेंज जो आयु होता है वो अथॉरिटी से दबाव में होता है, या तो हाई कोर्ट से या एसपी से। तो ऐसा ही लेवल का आदमी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता, वहां पर उसे सही तरीके से जांच करनी पड़ती है, फेयर रहना पड़ता है। तो उस वजह से अक्सर केस आगे बढ़ता ही नहीं है और वहीं उसका कब्र हो जाती है और वो केस खत्म हुए। कई अच्छे खासे जजमेंट्स भरे पड़े इन चीजों से। मजे की बात यह है कि पुरानी जांच जो है उसका रिकॉर्ड इसका पार्ट नहीं होगा, मतलब पूरा रिकॉर्ड साइड में रख दिया जाएगा। जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका कोई पार्ट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसके कुछ हिस्से ले लिए जाते हैं, पर इसमें नहीं होगा। इसलिए जब तक, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन ट्रायल्स को आप फेस कर चुके हैं, मान लीजिए री इन्वेस्टिगेशन में वापस वो चार्जेस बनकर आ जाते हैं, जिन चार्जेस पे आपने ट्रायल फेस कर रखा है पहले से, री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर से पहले मान लीजिए 2 या 3 चार्जेस पर आप ट्रायल फेस कर चुके हैं, तो वो चार्जेस भी दोबारा री इन्वेस्टिगेशन पे आप पे नहीं लगेंगे। इन केस मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में कुछ फाइंडिंग आपके खिलाफ मिल जाती है और केस चलाना जरूरी और मजबूरी दोनों हो जाता है, तो फिर अगर वहां पर जो फैसला आप करवा चुके हैं तो वो चार्जेस आप पे नहीं लगेंगे। तो ये बाउंडेड है इस बात से कि किसी भी तरह से इसमें डबल जियोपैट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से अगर देखें तो केस यूं समझ लीजिए 10 किलोमीटर लंबा चलना था, सिर्फ 10 से 100 मीटर के अंदर ही सिमट के रह जाता है। और अक्सर ये रास्ता क्यों नहीं बताते कोई काउंसलर, वो इसलिए नहीं बताते कि उन्हें लगता है कि अगर बताया तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या होती है केस लंबा चलाने में, ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वरना जो अच्छा काउंसलर होगा वो हमेशा इस तरह की राय देगा कि इस तरह से हम जल्दी केस को खत्म कर सकते हैं। और ये आप किसी भी स्टेज पे ले सकते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आके मत पूछेगा मेरा इस स्टेज पे केस है, स्टेज पे केस है। कोई सी भी स्टेज हो, कहीं भी चल रहा हो, लास्ट स्टेज पे आ चुके हो तब भी, एफआईआर के स्तर पे हो तब भी, एफआईआर के स्तर पे हाई कोर्ट में नहीं जाना आपको, सिर्फ एसपी साहब को करना है। अपने सबूत आपको इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगे हैं तो जरूर दिखाने हैं। अक्सर कई लोग कहते हैं कि शुरू में सबूत नहीं लगाते, पुलिस नहीं देखती, पर परंपरा में अगर आपने सबूत दे दिए तो पुलिस मान्यता देगी आपके सबूतों को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि कुछ लाभ जुड़ा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फायदा हुआ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके जैसे काफी पीड़ित लोग हैं, देने से फायदा मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखते रहते हैं। थैंक यू।